हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हमारे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने वर्क किया। आई ऑल्सो क्वालिफाइड सीएसआर एग्जाम एज अ जेआरएफ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम। मैं सीबीएसई यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हुआ एज अ जेआरएफ 3 टाइम्स, और मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट को डिस्कस करेंगे, और ये वीडियो नंबर पार्ट नंबर 4 है। और इससे पहले मैं तीन पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। और उससे पहले हमने पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपनी एक वीडियो सीरीज लॉन्च की थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस का पार्ट 1 यानी रिसर्च प्रोसेस के आधा पार्ट में वीडियो नंबर 3 में कर बना चुका हूं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो रिसर्च प्रोसेस थी, हमने लास्ट वीडियो में सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे और लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिजाइन और हाइपोथेसिस और सैंपलिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जनरेशन, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, फ्यूचर वर्क एंड प्रिपरेशन रिपोर्ट, इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब डेटा एनालिसिस का जो पार्ट है वो आपके एग्जाम में, आपके पेपर में बहुत ब्रीफ है, तो प्लीज स्टूडेंट डेटा एनालिसिस के ऊपर ज्यादा डिस्कस ना करें कि जेड टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट में क्या होता है, चाई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, इसको ज्यादा पढ़े ना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। अदरवाइज अननेसेसरी आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो इसके लिए केवल ये देख लीजिए डेटा एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, इसमें क्या क्या होता है, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है डेटा एनालिसिस के अंदर। ओके, नाउ तो डेटा कलेक्शन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन जो मेनली होता है, जो डेटा होता है वो हमारा दो तरह का होता है। वी हैव टू टाइप ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। द प्राइमरी डेटा आर दोज व्हिच आर कलेक्टेड afresh and for first time and thus happens to be original in character। यानी जो डेटा आप सबसे पहले कलेक्ट करोगे, एक फ्रेश कलेक्ट करोगे, यानी पास में किसी आदमी ने या किसी स्टूडेंट ने या किसी रिसर्चर ने उस तरह का डेटा कलेक्ट नहीं करा है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट नहीं किया है, तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये डेटा जो होगा होगा आपका वो एकदम फ्रेश होगा। ठीक है, नाउ सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो पास्ट में किसी लेबोरेटरी ने या फिर किसी रिसर्चर ने वो पहले से ही बना के रखा था, तो उस डेटा को आप फिर से यूज करना चाहते हो। अगेन यू आर यूजिंग दैट डेटा अगेन एंड अगेन इन योर रिसर्च, तो इस तरह के डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डेटा आर दोस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड व्हिच हैव ऑलरेडी बीन पास थ्रू द स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस। क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होगा, आपके पास पास्ट के कुछ रिजल्ट्स होंगे, उस रिजल्ट से आप जो अपनी जो रिसर्च में जो मान के चलिए आपने कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया R1, तो R1 को जस्टिफाई करने के लिए आप इस रिजल्ट्स का यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। इसलिए इस तरह के डेटा कलेक्शन को सेकेंडरी डेटा कलेक्शन भी जो होता है हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम के लिए बहुत जरूरी होता है। देन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कौन कौन से मेथड्स हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, क्वेश्चनर प्रिपेयर होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं एंड बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ये सारे के सारे डेटा कलेक्ट में हमारी हेल्प करते हैं। और ये इतना डिटेल में नहीं पूछा कि क्वेश्चन किस तरह का प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने, इस तरह को नहीं आएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कलेक्शन डेटा कलेक्टिंग करने कौन कौन सी टेक्निक है। देन ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर, स्केड्यूल्स डिजाइन बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। नाउ डेटा एनालिसिस के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो देखेंगे। डेटा आफ्टर कलेक्शन हैज टू बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड इन द अकॉर्डिंग विद द आउटलाइन लेड डाउन फॉर द पर्पस एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक रिसर्च डिजाइन किया था। उस रिसर्च डिजाइन के अंदर आपने उस समय डिफाइन किया होगा कि आप डेटा को कैसे वे में एनालिसिस करेंगे, तो उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप उसी टेक्निक को यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ और डिफाइन किया और आप किसी और टेक्निक को यूज करेंगे, नहीं, आपको सेम टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और दिस इज एसेंशियल फॉर द साइंटिफिक स्टडी फॉर इंश्योरिंग दैट वी हैव ऑल रिलेवेंट डेटा फॉर मेकिंग द कंटेम्परेटिव कंपैरिजन एनालिसिस। ये जो पार्ट है, जो फेस है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिसर्च।
डेटा एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अगर एनालिसिस को गलत करेंगे तो आपके जो कंक्लूजन आएंगे वो भी रॉन्ग कंक्लूजन आप अपने लिए बनाओगे। तो ये जो डेटा एनालिसिस का जो पार्ट होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च। तो डेटा एनालिसिस implies editing, coding, classification, and tabulation of collected data so that they are amenable to analysis। यानी डेटा को आप कलेक्ट करते हैं, उसको एडिट करते हैं प्रॉपर वे में, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। हो सकता है कि डेटा आपको किसी और वे में हो, आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो उसको फिर कोड करेंगे, या आप कोडिंग मतलब जो टेक्निकल टर्म में अगर बोले, कोडिंग मतलब होता है कि जैसे डेटा को आप टेस्ट करने से पहले, उसको अपने प्रोग्राम में बनाने से पहले उसको एक सिंपल वे में उसको कलेक्ट करके उसको प्रोग्राम के अंदर फीड करते हैं, जिस कॉल्ड कोडिंग। प्रोग्रामेबल फॉर्म में बनाते हैं तो कोडिंग को, उसी को कोडिंग कहते हैं। फिर हम जो डेटा से रिजल्ट निकल के आएगा, हम उसको क्लासीफायर में डालेंगे, क्लासीफायर में। देन क्लासीफायर से हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को डिफाइन करेंगे और फिर वहां से हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं खुद करता हूँ ये काम, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बार प्रॉब्लम में बार बार इस तरह की क्लासीफायर क्लास डिफाइन करने के बाद डिसीजन लेने की बात आती है। तो द टर्म एनालिसिस रेफर टू computation of certain measure along with the searching of for pattern of relationship that exist among data group। यानी जो डिफरेंट क्लासेस हमने डिफाइन करी है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सा रिजल्ट्स क्या क्या मैच कर रहा है, किसको शो कर रहा है, उसी का मतलब होता है डेटा एनालिसिस। नाउ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, आपने रिजल्ट निकाल लिया, आपने डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन को क्या करेंगे, अब उस अकॉर्डिंग, उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग, हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस को हम आगे अपने टेस्ट करेंगे। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का तरीका होता है, यानी जो हमने जो अजम्पशन लिए थे अपनी रिसर्च में पहले जो लिए थे, अब यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे हाइपोथेसिस होते हैं, और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी हाइपोथेसिस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा वेदर अ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन लाइकली बी ट्रू और लाइकली बी फॉल्स। यानी आपने जो हाइपोथेसिस लिया था, असम्पशन लिया था कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी डेटा का एनालिसिस करने के बाद उसको टेस्ट करेंगे। ओके, नाउ statisticians have developed several tests of hypothesis for the purpose of testing hypothesis, which can be classified as parametric test or standard test of hypothesis और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ये इनके तरीके हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक, ध्यान रखिएगा। तो दो तरह की टेस्टिंग होती है हमारी, दो तरह की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। Now, parametric tests usually assume certain properties of the parent population from which we draw sample। यानी कुछ assumption होते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर, उसको हम assumption को हम लेके चलते हैं और उन्हीं पॉपुलेशन को, उसको पॉपुलेशन के अंदर, यानी उस तरह की प्रॉपर्टी हमारी पेरेंट पॉपुलेशन यानी पेरेंट यूनिवर्स में होनी चाहिए। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होती है अज्यूम ओनली नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा होते हैं, वेयर एज द पैरामीट्रिक टेस्ट रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट एट इंटरवल स्केल, यानी 1 से लेकर 5 तक के स्केल में आप डिफाइन करते हैं। तो उस तरह की वो होती है, उस आपको तो जानना जरूरी नहीं है, वो बहुत डिटेल लेवल में जैसे आरएम को पढ़ाने का हो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि आरएम को हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। नाउ द प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कौन कौन सी प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट, पहले हम एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं, यानी H1 मान लेते हैं, एक स्टेटमेंट को लेते हैं। देन सेलेक्टिंग अ सिग्निफिकेंस लेवल, अब ये देते हैं कि इस जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हाइपोथेसिस टेस्ट का वो क्या है, यानी उस एक पर्टिकुलर लेवल इस हाइपोथेसिस टेस्ट, उस हाइपोथेसिस को दे देते हैं। देन डिसाइडिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज, यानी किस वे में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसे बनाना चाहते हैं। देन उसके बाद हम सेलेक्टिंग अ रैंडम सैंपल एंड कंप्यूटिंग अप्रोप्रिएट वैल्यू, यानी एक पर्टिकुलर सैंपल डिजाइन ले लेते हैं, उस सैंपल के ऊपर हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। देन उसकी फिर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं वेदर इट इज सिचुएटेड एट लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी वो हमारी, हमने जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करी थी उसके अंदर है, अगर अंदर है तो हमारी हाइपोथेसिस जो है हमने जो चूज किया था वो करेक्ट है, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से, इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, इतना ही आपके लिए जानना है, जरूरी है। तो Z टेस्ट होता है, T टेस्ट होता है, चाय स्क्वायर टेस्ट होता है, F टेस्ट होता है। चार आप अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो पैरामीट्रिक टेस्टिंग होती है उसमें 4 होते हैं, और भी होते हैं बट ये 4 जरूर होते हैं, Z टेस्ट, T टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट एंड F टेस्ट। नाउ इसके बाद हमारी है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो हम
हमने जो उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद जो हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है, उस हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से हमको क्या है उसका मीनिंग पता पड़ा है प्रॉब्लम का। तो जरा देखिए, इट इज एन एक्ट ऑफ रीजनिंग दैट इन्वॉल्व ड्राइंग ब्रॉड इन्फ्रेंसेस फ्रॉम पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। यानी आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया, हाइपोथेसिस टेस्ट करने का उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद आप वहां से इन्फ्रेंस निकालेंगे, यानी मीनिंग निकालेंगे अपने अपनी प्रॉब्लम के लिए। उस मीनिंग से फिर आप क्या समझते हैं उसके रिजल्ट्स को आप आइडेंटिफाई करके लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। तो इट एम्स टू एग्जामिन वेदर द फाइंडिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्टडी can be generalized, that is to do finding whole across the population setting context statement and time। यानी जो आपने रिजल्ट निकाला है वो आपका, आपने जो सेलेक्ट किया था वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्या किस वे में उस पॉपुलेशन को, सैंपल डिजाइन को वो इफेक्ट करेगा, पूरी पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा, क्या उसका मीनिंग होगा, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, क्या उसका टाइम ड्यूरेशन पे उसको इफेक्ट करेगा। ये सारी की सारी जितनी भी होती है आप इसी के अंदर उसको रखते हैं। Then the task of interpretation has two major aspects, namely the effort to establish continuity in research through linking the results of a given study with those of another and the establishment of some explanatory concept। यानी आपने, हो सकता है पास्ट में कोई रिसर्च हुई हो, उसी पास्ट में रिसर्च हुई है और आपने जो रिसर्च करी है उसमें एक कंटिन्यूटी है, या फिर उससे आपने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया है उनके रिजल्ट से एकदम डाइवर्स रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी उनसे आपने बेटर रिजल्ट दिया है, या फिर सेम वे में आपने बताया कि नहीं उन्होंने जो काम किया था वो ठीक था, इसके अंदर मैंने ये पार्ट ऐड किया, या फिर आपने बताया कि नहीं जो पहले वाले ने काम किया था वो गलत किया था, मैंने ये बताया है। तो एक डाइवर्स भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, पहले वाले के काम को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, पहले वाले के काम को बता सकते हैं कि इसने अगर इस वे में किया होता तो बेटर होता। तो यानी आप किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करके प्रॉपर वे में आप अपने वर्क को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ना हो तो नेक्स्ट इज कंक्लूजन फ्यूचर वर्क। आपने जो कंक्लूजन निकाला है, आपने जो इंटरप्रिटेशन से जो मीनिंग निकाला है उसका मतलब आपने क्या बताया कि क्या कंक्लूजन निकला है, और अल्टीमेटली इस कंक्लूजन करने के बाद आप बताओगे कि फ्यूचर में आप क्या वर्क करके, या फ्यूचर में अगर कोई रिसर्चर इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके अगर इसमें ये अजम्पशन आपने, हो सकता है बाद में आपको पता चला कि मैं अगर इस अजम्पशन या कुछ और अजम्पशन लेता तो इसका आंसर और हो सकता था, तो आप बताओगे कि आगे फ्यूचर के जो रिसर्चर है वो उसको अज्यूम करके चले, और मैंने, या फिर कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है तो आप बताएंगे कि फ्यूचर वर्क में अगर कोई रिसर्चर इस अजम्पशन को लेकर चलेगा तो आगे प्रॉब्लम को दूसरी वे से भी सॉल्व कर सकता है। तो इट इज मीनिंग है, इट इज अ कंक्लूजन फ्यूचर वर्क के अंदर वो पार्ट आ जाता है। नाउ द जनरल रूल फॉर कंक्लूजन क्या होता है, तो जो कंक्लूजन का जो हमारा रूल होना चाहिए, रूल होने चाहिए, तो स्टेट कंक्लूजन्स इन अ वेरी क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। यानी जो आपने जो कंक्लूजन दिया है वो एक पर्टिकुलर किसी भी लेमैन को समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी लेमैन को भी समझ में आ जाना चाहिए, यानी किसी भी एक आम आदमी को बताए तो उसको भी समझ में आना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपका जो काम है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बट अवर वर्क, आपको कैसे एक्सपेरिमेंटल वर्क को कैसे दुनिया के सामने रखना है ये आप कंक्लूजन में बताएंगे, और ये बताओगे कि आपको कैसे आपकी जो फाइंडिंग है दूसरों की सपोर्ट, कैसे दूसरे सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते। ओके, और डू नॉट सिंपली रिट्रीट रिजल्ट्स और द डिस्कशन ऑफ योर रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आप अपने केवल रिजल्ट पार्ट को डिस्कस करके छोड़ देने, उनको पता भी बताइए आपने रिजल्ट जो निकाले उसका क्या मीनिंग है टोटल, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च कोई और भी पढ़ेगा तो उसको पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए कि हाँ आपका रिजल्ट जो है बहुत सही है। तो it provides a series of argument present in the paper or thesis to show how this converges to address the research problem and overall the objective of the study। आपने जो रिजल्ट निकाला है उससे ओवरऑल ऑफ द स्टडी, यानी जो ऑब्जेक्टिव आपने डिफाइन किए थे पहले वो फुलफिल होती है या नहीं होती है, वो सभी हम कंक्लूजन में ही डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इट इंडिकेट द, हाँ ये अपॉर्चुनिटी बताती है फ्यूचर रिसर्च के लिए, डिस्कस करोगे आप उसमें बताओगे मैंने जो बताया कि कौन सा अजम्पशन आपने नहीं छोड़ा, रोक दिया या फिर नहीं किया, तो सारी आप अजम्पशन इसमें लेके चलोगे, सो दैट फ्यूचर में कोई अगर रिसर्चर आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको पढ़ के उसको अपनी भी प्रॉब्लम का डोमेन इसमें से फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो ये बताएगा आगे फ्यूचर के रिसर्चर को या फिर रीडर्स को कि उनको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में उनकी बहुत मदद करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग ये जो पार्ट है इट शुड बी डन वेरी केयरफुली। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो काम किया है दुनिया के सामने किस वे में प्रेजेंट करना चाहते हो आप, ये सब डिफाइन करेगा रिपोर्ट राइटिंग। हो सकता है आपने काम बहुत बड़ा किया होगा और आप काम को बहुत स्मॉल वे में और बहुत ही एम्बिग्यूटी लैंग्वेज में यूज करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली डिजाइन दुनिया, तो पॉपुलेशन पूरी दुनिया जो है आपकी रिपोर्ट सही समझेगी कि आपने काम किया है। तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है इट इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप है।
ओके, स्पेलिंग गलत है, चेक कर लीजिएगा। तो रिसर्च रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च स्टडी फॉर द रिसर्च टास्क रिमेनिंग इनकम्प्लीट टिल द रिपोर्ट हैज बीन प्रेजेंटेड और रिटन, यानी जब तक आप अपनी रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट को जनरेट नहीं करते तब तक आपका टास्क जो है रिसर्च का कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इट इज अ हाफ डन ओनली। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन द मोस्ट ब्रिलियंट हाइपोथेसिस हाईली वेल डिजाइंड एंड कंडक्टेड रिसर्च स्टडी एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग। ओके, तो जनरलाइजेशन जो फाइंडिंग आपने कंक्लूजन निकाला है तो उसमें लिटिल वैल्यू, यानी उसमें जो वैल्यू है उसकी उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसको आप दूसरे आदमियों को कम्युनिकेट प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हो। तो द पर्पस ऑफ रिसर्च इज नॉट टू वेल सर्व अनलेस द फाइंडिंग आर मेड नोन टू अदर, ये दूसरे आदमियों को किस वे में आप उसकी अपनी फाइंडिंग को सामने प्रेजेंट करके बताओगे यही बताएगा कि आपने कितनी अच्छी लेवल पे रिसर्च करी है। तो रिसर्च का जो रिजल्ट है इट शुड बी इनवेरिएबली एंटर द जनरल स्टोर ऑफ नॉलेज, यानी आपने जो लाइब्रेरी के लिए जो आप सेलेक्ट कर रहे हो अपनी नॉलेज को, तो वो कैसे वे में होगी वो आप बताओगे कि कैसे किस वे में आप उसको रिपोर्ट को जनरेट कर रहे हो दुनिया के सामने। ओके स्टूडेंट्स, और writing of the report is the last step in a research study and require a set of skills somewhat different from those called for respect of earlier stage of research, यानी जो इसके अंदर जो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर जो हमने आपको जो स्किल चाहिए थी उसके अंदर जो लिखने की स्किल चाहिए वो बहुत क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आप ग्रामेटिकल बहुत करेक्ट होने चाहिए। अब मेजॉरिटी ऑफ जो रिपोर्ट जो होती है आज के जमाने में वो इंग्लिश में लिखी जाती है, तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप जिस मदर टंग में बनाना चाहते हो तो मदर टंग के अंदर भी आपकी जो ग्रामर है उस बहुत यानी आपके ऊपर पास लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होनी जरूरी है। तो आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो उसके अंदर आपकी प्रॉपर वे में मास्टरी हो। ओके, नाउ मास्टर हो उसका आपके दिस टास्क शुड बी अप्रूव्ड बाय द रिसर्चर विद इन द ऑटमोस्ट केयर, रिसर्च मस्ट सीक द असिस्टेंट। हाँ, इसके अंदर वो दूसरे स्टूडेंट्स की गाइडेंस की भी हेल्प ले सकता है, या फिर दूसरे डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं, लिखने के डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी भी हेल्प ले सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में आरएम के चौथा टॉपिक जो था हमारा वो हमने कंप्लीट किया। आगे मैं आरएम का इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे भी आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूंगा। ओके स्टूडेंट, so please subscribe our channel for more videos. Thank you.